Hello friends, this is Sakshi and you are on my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey। तो आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी का लेसन नंबर 1 जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यानी हमारे आसपास जो मैटर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मैटर क्या होता है। कोई भी चीज़ जो कोई जगह घेरती हो और उसका कुछ मास हो वो कहलाती है मैटर। सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। Since early times, human beings have been trying to understand the nature of matter। यानी पुराने समय से ही मानव जाति ये कोशिश कर रही है कि वो मैटर का नेचर जान सके। अर्ली इंडियन फिलोसोफर क्लासिफाइड मैटर इनटू 5 बेसिक एलिमेंट्स, यानी जो पुराने ऋषि मुनि थे उन्होंने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में डिवाइड किया है, जिसको उन्होंने नाम दिया है पंच तत्व, जो कि है एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। These are 5 things and they are considered as Panch Tattva. According to them, living as well as non-living things are made up of these elements। उनके हिसाब से जो चीज़ें लिविंग है और जो चीज़ें नॉन लिविंग है दोनों ही एलिमेंट से बनी है। Nowadays, scientists evolved 2 type of class of matter। यानी आजकल अगर लोग जो साइंटिस्ट है वो मैटर को क्लासीफाई करते हैं तो वो 2 बेसिस पे करते हैं। पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। तो इस चैप्टर में हम मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल नेचर के बारे में पढ़ेंगे और आने वाले यानी सेकेंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे मैटर के केमिकल नेचर को। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी मैटर का कैसा फिजिकल नेचर है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर्स जो है वो पार्टिकल्स से बना है। ऑल मैटर कंस्टिट्यूट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, यानी सारे मैटर जो है उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। दीज स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स, और इन्हीं स्मॉल पार्टिकल्स को हम एटम्स कहते हैं। दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर टू स्मॉल सो दे कैन नॉट बी सीन बाई नेक्ड आइज और सिंपल माइक्रोस्कोप। यानी ये जो मैटर के पार्टिकल्स हैं ये बहुत छोटे हैं, इसीलिए हम इन्हें खुली आंखों से नहीं देख सकते या फिर हम एक सिंपल माइक्रोस्कोप से भी इन्हें नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए हमारे पास एक पावरफुल माइक्रोस्कोप होना जरूरी है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग एज दे पोसेस किनेटिक एनर्जी, यानी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं क्योंकि उनके पास एक एनर्जी होती है किनेटिक एनर्जी, जो उन्हें मूव करने की शक्ति देती है। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर किनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीज, सो पार्टिकल्स मूव फास्टर। यानी जैसे ही हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसकी किनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, जिसकी वजह से पार्टिकल्स और तेजी से मूव करेंगे। Now welcome to our next topic which is diffusion। उसकी डिफ्यूजन के पहले हम ब्राउनियन मोशन के बारे में पढ़ लेते हैं। द जिगजैग और रैंडम पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। यानी मैटर के पार्टिकल्स अभी हमने पढ़ा मूव करते हैं तो वो जिगजैग मैनर में मूव करते हैं और इसी जिगजैग मैनर में मूव करना कहलाता है डिफ्यूजन। ब्राउनियन मोशन। Intermixing of particles of 2 different types of matter on their own is called diffusion। यानी 2 अलग अलग मैटर के पार्टिकल्स जब खुद से इंटरमिक्स होते हैं तो वो प्रोसेस कहलाती है डिफ्यूजन। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द डिफ्यूजिंग सब्सटेंस। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमें डिफ्यूजन का रेट बढ़ाना है तो हमें उस डिफ्यूजिंग सब्सटेंस का टेम्परेचर भी बढ़ाना पड़ेगा और ये काम हम उसे हीट करके करेंगे। इट इज़ नेचुरल प्रोसेस, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इट टेक्स प्लेस इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यानी जो डिफ्यूजन है वो एक नेचुरल प्रोसेस है और साथ ही साथ ये सॉलिड, लिक्विड और गैस में होती है। अब हमने जान लिया मैटर क्या होता है, तो अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें उनके बीच में स्पेस होता है। गैस कैन बी कॉम्प्रेस्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। यानी गैसेस जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारी स्पेस है। When sugar is dissolved in water, the particles of sugar disappear in water। यानी जब भी हम चीनी घोलते हैं पानी में तो चीनी गायब हो जाती है। ये इसीलिए होता है क्योंकि जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल्स से इंटरमिक्स हो जाते हैं और साथ ही साथ अगर हम उसमें 1 या 2 चम्मच डालते हैं 1 गिलास पानी में चीनी तो हम देखेंगे कि उसके लेवल में इंक्रीज नहीं होता, क्योंकि वो जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो उस वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे जाके एडजस्ट हो जाएंगे। ये शो करता है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होती है।
दूसरी प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। यानी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर कीप्स द पार्टिकल्स बॉन्डेड टुगेदर। यानी यही जो मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यही है जिसने उस पार्टिकल्स को बॉन्ड करके रखा है, उनके बीच की बॉन्डिंग को बनाए रखा है। The force of attraction between particles of solid is greatest। यानी जो force of attraction है वो जो हमारे solids होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा होता है, liquid में normal होता है, और जो गैस के particles होते हैं उनमें सबसे कम होता है। इसी वजह से गैस particles bonded नहीं होते, वो दूर दूर होते हैं। Because of the lowest force of attraction between the particles of gas, we can move our hand through air easily। अभी हमने पढ़ा कि इसके बीच बहुत कम force of attraction है, इसी वजह से हवा में हम अपना हाथ पास कर पाते हैं। To move our hand in liquid, अगर हमें अपना हाथ लिक्विड में घुमाना है तो हमें थोड़ा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, और अगर सॉलिड में करना है तो हम मूव ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है। The force of attraction between particles in solid, liquid and gas can be arranged in decreasing order as follows। यानी अगर हमें इस force of attraction को मतलब अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो हम ऐसे लिख सकते हैं, सबसे ज़्यादा सॉलिड का, फिर उससे कम लिक्विड और सबसे कम गैस। अब हम आते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर पे। तो मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। एक एक स्टेट को पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है सॉलिड स्टेट। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज वेरी लेस। यानी इन पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। जैसे यहाँ पे मैंने पार्टिकल्स को कैसे एकदम ज्वाइन करके रखा है, ऐसे ही सॉलिड में पार्टिकल्स ऐसे ही एडजस्टेड होते हैं, बॉन्डेड होते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज स्ट्रॉन्ग। यानी जो पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, इसीलिए सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। Solids maintain their shape even when they are subjected to external force and they are rigid। यानी अगर हम सॉलिड्स को बाहर से कोई फोर्स लगाते हैं तब भी वो अपना शेप मेंटेन करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिगिड है, उनमें ज़्यादा बॉन्डिंग है। सॉलिड्स कैन नॉट बी कॉम्प्रेस, यानी सॉलिड्स को हम कॉम्प्रेस नहीं कर सकते। द किनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इज वेरी लेस। यानी इन पार्टिकल्स की जो किनेटिक एनर्जी यानी जो मूविंग की एनर्जी लगती है वो इनके पास बहुत कम होती है, क्योंकि ये बहुत ही टाइटली पैक होते हैं। सो सॉलिड्स हैव एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ दीज पार्टिकल्स। इसीलिए पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट होती है वो एकदम ऑर्डर से होती है। देयरफॉर सॉलिड्स हैव अ फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। और यही कारण है कि सॉलिड्स के पास फिक्स शेप होती है और साथ ही साथ फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है। अब हम आते हैं लिक्विड स्टेट पे। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज स्लाइटली मोर एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। यानी इसके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच के स्पेस से थोड़ा ज़्यादा होता है, पर ये गैसेस से बहुत कम होता है। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड कैन स्लिप एंड स्लाइड ओवर ईच अदर। यानी इसके जो पार्टिकल्स है एक दूसरे पे स्लिप हो सकते हैं और एक दूसरे के ऊपर स्लाइड भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे पार्टिकल्स जो है ना ज़्यादा दूर है ना ज़्यादा पास है, यानी कि लिक्विड स्टेट का एग्जाम्पल है। The force of attraction between the particles is strong enough to hold the particles together but not strong enough to hold the particles in a fixed position। यानी इसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इतना स्ट्रांग तो है कि इन पार्टिकल्स को साथ में रख सके, पर इतना स्ट्रांग नहीं है कि इन्हें एक फिक्स पोजिशन दे सके। लिक्विड्स डू नॉट हैव अ फिक्स शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम। और यही कारण है कि लिक्विड्स के पास फिक्स शेप तो होता है पर फिक्स वॉल्यूम नहीं होती। फिक्स्ड वॉल्यूम तो होती है पर फिक्स शेप नहीं होता। लिक्विड्स टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर पोर्ड। हम जिस भी बर्तन में उसे डालते हैं वो उसी बर्तन का शेप ले लेते हैं। द किनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इज मोर देन दैट ऑफ सॉलिड्स। यानी इसकी किनेटिक एनर्जी होती है, मूविंग एनर्जी पार्टिकल्स की, वो सॉलिड से ज़्यादा होती है। Thus, liquids have a disorderly arrangement of particles compared to solids। इसीलिए liquids की जो arrangement होती है particles की वो solid से कम होती है। Liquids cannot be compressed much। The compressibility of liquids is most negligible। यानी इसको भी हम ज़्यादा compress नहीं कर सकते हैं। अब हम आते हैं गैसियस स्टेट पे। तो गैसियस स्टेट के पार्टिकल्स कुछ इस तरह से होते हैं, बहुत ज़्यादा दूर।
द पार्टिकल्स आर मच फार्दर अपार्ट फ्रॉम वन अनदर, यानी एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं अगर हम इन्हें सॉलिड्स और लिक्विड से कंपेयर करें तो। इसकी जो अरेंजमेंट होती है वो भी डिसऑर्डरली होती है और जो पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल, यानी इसके बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ना के बराबर है। हेंस पार्टिकल्स ऑफ अ गैस मूव फ्रीली ऑन ऑल द डायरेक्शन, यानी यही कारण है कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो आराम से हर डायरेक्शन में मूव करते हैं। गैसेस थस कैन मिक्स और डिफ्यूज इन अदर गैसेस, यानी यही कारण है कि गैसेस जो है वो एक दूसरे में डिफ्यूज हो जाती है। द पार्टिकल्स ऑफ गैस ऑफ मैक्सिमम कैनेटिक एनर्जी, यानी जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा किनेटिक एनर्जी होती है और वे बहुत ही हाई स्पीड से मूव करते हैं और सारे डायरेक्शंस में मूव करते हैं। और जो कंटेनर्स के वॉल है उस पर प्रेशर भी एक्सर्ट करते हैं और यही कारण है कि जब हम बलून को टच करते हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ हमारे हाथ से हिट हो रहा है। वो गैस ही होते हैं। गैसेस नीदर हैव अ डेफिनेट शेप नॉर अ डेफिनेट वॉल्यूम, यानी ना ही गैसेस के पास शेप होती है डेफिनेट और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम। जिस भी कंटेनर में वो डली जाती है उस कंटेनर को पूरी तरह से फिल कर लेती है। गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, और इसको आसानी से कंप्रेस किया जाता है। आपने सीएनजी का नाम भी सुना है, उसका फुल फॉर्म ही होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी उसमें गैस को कंप्रेस करके रखा गया है। एग्जाम्पल द एलपीजी सिलेंडर्स यूज्ड एट होम एंड द सीएनजी सिलेंडर्स यूज्ड इन व्हीकल्स। इन एग्जाम्पल भी दिया है कि जो एलपीजी सिलेंडर होते हैं और सीएनजी सिलेंडर होते हैं उसमें गैसेस को कंप्रेस करके डाला जाता है। अब हम आते हैं चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी जो अभी पढ़ा लिक्विड, सॉलिड और गैस, ये कैसे चेंज हो सकते हैं। द फिनोमिना ऑफ चेंज फ्रॉम वन स्टेट ऑफ मैटर टू अनदर एंड देन बैक टू द ओरिजिनल स्टेट इज कॉल्ड द इंटरकन्वर्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी वो फिनोमिना जिसमें एक मैटर का स्टेट दूसरे में बदलता है और वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में जा सकता है वो कहलाता है इंटरकन्वर्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर कैन चेंज इट्स शेप और स्टेट, ये अपना शेप और स्टेट दोनों बदल सकता है। जैसे वाटर ही एग्जांपल ले रहे हैं तो वो तीनों स्टेट में रह सकता है, सॉलिड में आइस के रूप में, लिक्विड में वाटर के रूप में और गैस में वाटर वेपर के रूप में। अब हम आते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे, यानी टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द किनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज, ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, देयर बाई सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड टू लिक्विड, यानी जैसे ही हम सॉलिड्स का टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसकी किनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है जिसकी वजह से वो अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करते हैं और फिर सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड बन जाता है। The temperature at which a solid melts to become a liquid at atmospheric pressure is found its melting point, यानी जिस टेम्परेचर पे एक सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड बनता है 1 atm पे वो कहलाता है उसका मेल्टिंग पॉइंट, और आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 273.16 के। The process of melting, that is change of solid state into liquid state, is also known as fusion, यानी ये जो मेल्टिंग का प्रोसेस है, यानी कि सॉलिड जब लिक्विड में बदलता है तो इस प्रोसेस को हम फ्यूजन के नाम से भी पुकारते हैं। अब हम पढ़ते हैं लेटेंट हीट के बारे में। लेटेंट का मतलब होता है छिपा हुआ, यानी छिपी हुई हीट। द हिडन हीट विच ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज नोन एज द लैटेंट हीट, यानी वो छुपी हुई हीट जो पार्टिकल्स के बीच के छुपे हुए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ती है वो कहलाती है लेटेंट हीट। Since the heat energy is hidden in the bulk of the matter, it is called latent heat, यानी ये हीट जो होती है वो पूरे मैटर के अंदर छिपी हुई होती है, इसीलिए हम इसे लेटेंट हीट पुकारते हैं। अब दो तरह की लेटेंट हीट के बारे में पढ़ना है, एक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरा है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। The heat energy required to convert 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure as its melting point is known as the latent heat of fusion, यानी वो हीट एनर्जी जो कि हमें 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने में लगती है 1 atm पे, वो कहलाती है उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड बॉयल होना शुरू करता है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वो कहलाता है उसका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना। अब बॉइलिंग जो है वो बल्क फिनोमिना है, यानी ये पूरे मैटर के थ्रू आउट होती है। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी टू चेंज इनटू द गैसियस स्टेट, यानी जो लिक्विड के पूरे पार्टिकल्स हैं वो सब एनर्जी गेन करते हैं ताकि वो गैसियस स्टेट में बदल सके। जैसे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 के।
अब हम आते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पे। द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यानी वो हीट एनर्जी जो 1 kg लिक्विड को गैस में बदलने में लगती है 1 atm पे, वो कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के चेंज होने से क्या इफेक्ट पड़ता है। गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। यानी गैसेस को लिक्विफाई साफ करने का एक मेथड होता है कि हम उस पर प्रेशर को इंक्रीज करें और टेम्परेचर को डिक्रीज करें। When a high pressure is applied to a gas, it gets compressed and if the temperature is lowered, the gas is liquefied. यानी जब भी हम किसी गैस पे हाई प्रेशर लगाते हैं तो फिर ये कॉम्प्रेस हो जाता है और अगर टेम्परेचर कम करते हैं तो ये लिक्विफाई हो जाता है। अब उसी तरह से एक एग्जाम्पल दिया है सॉलिड का। सॉलिड CO2 gets converted directly to gaseous state on decrease of temperature। यानी जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है जिसे हम ड्राई आइस भी कहते हैं, उसको जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फिर ये गैसियस स्टेट में बदल जाता है विथआउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, यानी लिक्विड स्टेट में आए बिना। और यही रीजन है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस भी कहते हैं। अब हम आते हैं इवापोरेशन की प्रोसेस पे। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड इवापोरेशन और वेपराइजेशन। यानी कोई भी सब्सटेंस जब अपनी लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में आता है, वो भी बॉइलिंग टेम्परेचर के नीचे, तो वो प्रोसेस कहलाता है इवापोरेशन या फिर वेपराइजेशन। और इवापोरेशन जो है वो एक सरफेस फिनोमिना है, जबकि पीछे पढ़ा कि बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिना है। Now let's see factors affecting the rate of evaporation। यानी कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि इवापोरेशन के रेट को इफेक्ट करते हैं। द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। यानी जैसे हम जो सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, यानी जहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है इवापोरेट हो रहा है, अगर हमने उसकी सरफेस एरिया को बढ़ाया तो इवापोरेशन का रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि गीले कपड़े, उनमें वाटर होता है जिसे हमें वाटर वेपर में बदलना है, तो हम उन्हें ऐसे ही डाल देंगे तो नहीं होगा, पर जब उन्हें फैला के डालेंगे तो वो जल्दी सूखेंगे। तो वो सरफेस एरिया वाला टॉपिक है। द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेस विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इवापोरेशन का रेट भी बढ़ेगा, और अगर ह्यूमिडिटी हम बढ़ाएंगे तो फिर हमारा जो इवापोरेशन का रेट है वो कम होगा, और ह्यूमिडिटी कम करेंगे तो इवापोरेशन का रेट बढ़ेगा। नाउ लेट्स सी इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग, यानी कैसे इवापोरेशन से कूलिंग होती है। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवापोरेशन। यानी जब भी क्या होता है कि कोई भी लिक्विड जब गैस में बदलता है तो वो अपने सराउंडिंग से एनर्जी गेन करता है, ठीक है। द एब्जॉर्प्शन ऑफ द एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग्स मेक द सराउंडिंग्स कूल। और यही जब वो एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेता है तो सराउंडिंग्स कूल हो जाती हैं। लेटली साइंटिस्ट आर टॉकिंग अबाउट द 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। दीज आर सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस, प्लाज्मा एंड द बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। यानी आजकल जो साइंटिस्ट जब भी बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि मैटर के 5 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये जो प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है उन्हें भी देख लेते हैं। प्लाज्मा, दिस स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। यानी इस स्टेट में बहुत ही ज्यादा एनर्जी वाले पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स जो होते हैं वो आयोनाइज्ड गैसेस के फॉर्म में होते हैं, और जो फ्लूसेंट टॉब होता है और जो नियोन साइड बल्ब्स होते हैं उसमें प्लाज्मा होता है। जो 5वां है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो एक इंडियन फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। उन्होंने एक स्टडी की थी मैटर के 5वें स्टेट के बारे में। इसी स्टडी के बेसिस पे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रेडिक्ट किया था कि मैटर का एक और स्टेट है जो कि उन्होंने नाम दिया अपने नाम के ऊपर, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। द बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट और BEC इज फॉर्म बाय कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी टू सम सुपर लो टेम्परेचर। यानी जो BEC बनता है जब किसी भी गैस को हम बहुत ही कम टेम्परेचर पे रखते हैं, कूल करते हैं। सो आज का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। विश यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।